नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो नया मंत्रिमंडल आ गया है। ये जंबो कैबिनेट, जंबो ही कहलाएगी क्योंकि आप ये देखिए कि कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। कहाँ 53 थी स्ट्रेंथ, अब ये स्ट्रेंथ जो है वो 77 हो गई है, 77। अभी भी गुंजाइश है 3-4 मंत्री और बढ़ाने की, 81 तक जा सकते हैं, लेकिन 77 को छोटी कैबिनेट नहीं कहा जाएगा, बहुत ही बड़ी कैबिनेट कहा जाएगा। लेकिन देखिए, एक तो है जो लोग गए और जो लोग आए हैं उनके बारे में जो जानकारी आप सुन रहे हैं, एक तो है वो आम जानकारी या आम राय, और एक होती है अंदर की बात कि क्या है वो कारण जिसकी वजह से कुछ हुआ हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन जितना हम बटोर पाए हैं वो हमारे पास है। तो आइए उसका विश्लेषण करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कौन कौन गए और कौन कौन आए, और उसके बारे में क्या अभी तक जानते हैं और क्या आगे जानना आपको ज़रूरी है कि क्या वो सही कारण हो सकता है। आइए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, 1994 बैच आईएएस अफसर, टेक्नोक्रेट हैं, वॉर्टन स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो बड़ी उपलब्धि है उनकी कि खासे पढ़े लिखे और जानकार माने जाते हैं। प्रशासन में किस तरीके से काम किया जाए उसके जानकार माने जाते हैं। आईएएस ऑफिसर हैं उड़ीसा से, इस वजह से उनको ये पद मिला, ऐसा बताया जाता है। अब आपको बताते हैं कि और क्या जानकारी है जो कि पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, जो शायद ये फैसला लेने के पीछे एक कारण रही हो। तो अब हम आपको बताते हैं अश्विनी वैष्णव के बारे में कि उनके बारे में क्या चीज़ें हैं जो खुले तौर से या आम राय नहीं है, जो अंदर की बात है। तो अंदर की बात ये है कि सरकार एक ज़बरदस्त पुश, एक ज़बरदस्त धक्का देना चाह रही है। किस चीज़ पर? भारत नेट योजना पर। भारत नेट वो आईटी मंत्रालय के अधीन आता है, और बाद में हम जिस मंत्री के बारे में बात करेंगे हम उसका जिक्र करेंगे। भारत नेट क्या है? भारत नेट है कि किस तरीके से इंटरनेट को सारे गांव में पहुंचाया जाए, सब गांव में, दूर दराज के गांव में भी, मतलब हर गांव इंटरनेट पहुंच जाए। ये योजना थी। अब इस योजना को सरकार पीपीपी मॉडल के माध्यम से गांव तक पहुंचाना चाहती है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। वैष्णव जी का स्पेशलाइजेशन पीपीपी मॉडल में है, वो इसी चीज़ के चैंपियन है। उनको मालूम है कि पीपीपी मॉडल में किस तरीके से काम किया जाता है। पीपीपी मॉडल का भयंकर उपयोग होता है रोड ट्रांसपोर्ट में। इसी वजह से आज वैष्णव जी मिलने भी गए थे नितिन गडकरी से सुबह। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है जो उनके लिए है, जो नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट था ये भारत नेट। और इसके रिलेटेड अभी तक क्या हुआ वो मैं अगले आदमी का जब ब्यौरा दूंगा तो उसमें उसका जिक्र करूंगा। उनका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, इसको रेल मंत्रालय में भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अब सरकार जो है वो ये सोच रही है, एक और जो कारण है जिस वजह से उनको लाया गया है, कि ये अभी का जो आप देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है बिग टेक को लेकर के, उसको टैक्टफुली कैसे हैंडल किया जाए। उन्होंने एक चीज़ तो साफ कर दी कि बिग टेक या कोई भी हो, उसको देश का कानून का पालन करना पड़ेगा। तो देश का कानून का तो पालन करना ही है। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी है, जिक्र कर दिया है कि देश के कानून का पालन तो आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो माना जा रहा है, अगले अब हम उस पर आते हैं कि रविशंकर प्रसाद की जो एग्जिट हुई है उसके पीछे कारण ये थी कि उन्होंने बिग टेक से पंगा ले लिया था, ट्विटर और व्हाट्सएप से पंगा ले लिया था ना, क्योंकि नए मंत्री ने भी आकर के वही बात बोल दी। इसका मतलब कि ट्विटर और व्हाट्सएप से लड़ाई या उनसे कानून का पालन करवाना, ये कारण नहीं था उनके एग्जिट का। रविशंकर प्रसाद के बारे में ये भी बोला जा रहा था कि वो ये बिग टेक वाली लड़ाई संभाल नहीं पाए, बड़ी दिक्कत कर दी और आप जो आएगा वो ये मुसीबत झेलेगा। लेकिन अब असली कारण क्या है, कई कारणों में से एक असली कारण क्या है वो आपको बता देते हैं।
रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ये भारत नेट स्कीम, आप देख रहे हैं कितनी ज़रूरी स्कीम है, इसके बारे में बहुत कम बात होती है। भारत नेट स्कीम को ठीक से लागू नहीं करवा पाए। जून 2021 तक की डेडलाइन थी कि भारत नेट को, यानी कि आप इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचा दें, और वो डेडलाइन फिर मिस हो गई। गांव-गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। जहां-जहां वो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी भी, वो कहीं से कट गई, कहीं से टूट गई। हमारे एक सहयोगी हैं रविशंजन शुक्ला, वो तो फरीदाबाद तक गए गाँव में देखने के लिए। वहाँ पर तो लोग उस पर कपड़ा सुखा रहे थे, ये स्थिति थी। डब्बा लोग लगा गए, डब्बा बंद हो गया ताले चाबी में। तो ये तो स्थिति थी भारत नेट की। तो ये क्योंकि लागू नहीं हुआ और इसकी डेडलाइन मिस हो रही थी, क्या ये कारण बना रविशंकर प्रसाद के जाने का? और रविशंकर प्रसाद पर यह भी आरोप उठ रहे थे कि वो लॉ मंत्रालय में ठीक से काम नहीं, या समय नहीं दे पा रहे थे, या काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो हो गई एक एग्जिट की बात। आप दूसरे की बात करते हैं, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, वो आप जानते हैं कि वो फेस ऑफ द कैबिनेट ब्रीफिंग थे भाई। मतलब सरकार के इतने पुराने और बड़े मंत्री, कोई बड़ी कैबिनेट ब्रीफिंग होती थी, उसमें वो ब्रीफिंग देते थे, उसमें बताते थे लोगों को कि इस कैबिनेट में ये हुआ, ये फैसला लिया, ये निर्णय। बड़ा ज़रूरी मंत्रालय था उनके पास, बड़े ज़रूरी मंत्री, आईएनबी मंत्री भाई, पुराना चेहरा सरकार का। और वो वाजपेयी के ज़माने के जो कुछ नेता हैं, उस ज़माने के वो लेगेसी के लोगों में वो भी शामिल थे। अब जो चीज़ उनके बारे में नहीं मालूम है वो क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। ये जानकारी आपको शायद उस तरीके से ना मिले। प्रकाश जावड़ेकर के पास एक बड़ा ज़रूरी मंत्रालय था जिसके बारे में, आईएनबी तो था ही, वो आईएनबी मिनिस्टर के नाम से जाने थे, लेकिन वो पर्यावरण मंत्री भी थे, वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी थे। और बहुत सारे सूत्र ऐसा बताते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय में 2020 के बाद कोई बहुत ज़बरदस्त काम हुआ ही नहीं, कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं। पर्यावरण मंत्रालय वो है जो कि आपका पूरा स्ट्रक्चर तय करेगा, अमली जामा पहनाएगा हमारी जो रणनीति COP26 में होने वाली है, पर्यावरण को लेकर के भारत की क्या पोजीशन होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के रणनीति की अगुवाई इसी मंत्रालय को करनी थी। वो कुछ प्रभावी ढंग से नहीं हुई। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम का शुरुआत की थी, और वो मुहिम थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना, यानी कि जो प्लास्टिक की पानी की बोतलें वगैरह हैं, इनको बैन करना। और ये ऐसा बताया जाता है कि वो भी काम इसी मंत्रालय का था, दबाव डालना, प्रयास करना कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं, आप देखते हैं उसके बारे में बात ही नहीं हो रही, कोई चर्चा ही नहीं हो रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। तो जिस मंत्रालय को काम करना था, अगर उसने काम नहीं किया तो गड़बड़ हो गई। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय पर बहुत सारे ये भी आरोप लगे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए और नहीं भी लिए जो कि नहीं लेने चाहिए थे, जिसको ले करके बवाल हुए। तो ये 2-3 चीज़ें मिला करके ये प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ चली गई। अब आइए एक बार फिर से आते हैं एक और मंत्री, मनसुख मंडाविया, जो कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकार की तरफ से। क्लियरली अब ये अगली खेप तैयार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, बड़े नेताओं की। इनको सेकंड रंग की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये अगला लॉट होगा बीजेपी का। मनसुख मंडाविया के बारे में क्या क्या जानते थे हम अब तक? मंडाविया गुजरात से एमपी हैं। मंडाविया गुजरात से एमपी हैं, और वो गुजरात है जो 2022 में चुनाव में जाना चाहता है। और क्योंकि 2022 में चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री के जो गृह राज्य है उसको आप टारगेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वहाँ का एक समुदाय जो है, लेउआ पटेल, उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने उनके एक प्रभावी नेता को केंद्र में नेतृत्व दिया है। दूसरे भी एक तरीके के पटेल होते हैं, उनके भी नेता जो हैं रूपाला जी, उनको भी पूरा मौका दिया है, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। तो दोनों गुजरात की ये जो समुदाय हैं, पटेल समुदाय, उन दोनों को आपने बड़ी मजबूती से पोजीशंस दे दी हैं अपनी कैबिनेट में। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम है। अब आपको क्या चीज़ इनके बारे में, बाय द वे इनके खिलाफ ट्रोलिंग भी हुई आज, इनकी अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाया गया, इनका ये बोला गया कि भाई ये तो वेट हैं, ये हेल्थ मंत्रालय को कैसे उसका कामकाज संभालेंगे, ये क्या फ़ैसला ले लिया, कम से कम योग्य आदमी तो लाइए। तो अब इनके बारे में जो जानकारी कम मालूम है वो आपको बता दी जाए।
जैसे कि आपको याद होगा ये शिपिंग मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री को इन्होंने खासा प्रभावित किया बतौर शिपिंग मिनिस्टर। कैसे? और ये अभी हाल फिलहाल हुआ है, जब ये दूसरी लहर की क्राइसिस शुरू हुई तो उस दौरान इनके मंत्रालय पर एक भार आया, और भार ये आया कि किस तरीके से क्रायोजेनिक टैंकर जो हैं ऑक्सीजन के वो जल्दी से जल्दी खूब सारे लेकर के आने हैं। ये बताया जाता है कि इन्होंने चुपचाप बिना हल्ला मचाए बहुत सारी क्राइसिस मैनेजमेंट की, और उसके चलते हुआ ये कि आपके पास जल्दी से जल्दी प्रभावी ढंग से बहुत सारे टैंकर उपलब्ध हुए। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आई कि चुपचाप इसने एफिशिएंटली क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, और इनकी खासी रुचि है। ये लगातार बहुत प्रभावी कदम भी ले रहे हैं, ख़ास रुचि रखते हैं हेल्थ सेक्टर में, कई कैबिनेट में अपने इनपुट्स भी देते हैं। तो इस सब के चलते हुए इनका एलिवेशन हुआ। अगला आदमी, ये भी बहुत ज़रूरी है, अगला आदमी है कौशल किशोर, मोहनलालगंज से एमपी, अवध इलाके से हैं। ये इनके बारे में जानकारी पता है, यूपी 2022 में चुनाव में जा रहा है। अब आपको समुदाय विशेष और जो एरिया है विशेष, उन सबको संबोधित करना है, उन सब का प्रतिनिधित्व दिखाना है कि कैबिनेट में है। तो इस चक्कर में इनको लाया गया, ऐसा बताया जाता है कौशल किशोर के बारे में। कौशल किशोर के बारे में जो बात नहीं हो रही है, आइए हम आपको पहले वो बता दें। कौशल किशोर वो आदमी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 2 साल से ये बीजेपी में रह के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ कुछ बोलते हैं, वीडियो जारी कर देते हैं। और तो और जब दूसरी लहर की चपेट में आया उत्तर प्रदेश, तो इन्होंने एक पत्र लिख दिया योगी आदित्यनाथ को। उस समय जब योगी आदित्यनाथ घूमते फिर रहे थे, ये कह रहे कि कोई क्राइसिस ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तब इन्होंने पत्र लिख करके बोला नहीं साहब क्राइसिस है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो कि योगी आदित्यनाथ के विरोध में हो, उसकी पदोन्नति, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाना, इसमें क्या संदेश है? क्या मोदी योगी को कोई संदेश देना चाहते हैं, या जो अलग अलग गुट हैं उत्तर प्रदेश में उनको भी प्रभावी ढंग से एड्रेस करना चाहते हैं कि ये मत समझो हम सिर्फ योगी योगी के ही हैं, हम सबके हैं। अब दूसरी चीज़, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जब इनके चुनाव के लिए कैंपेनिंग हो रही थी तो ऐसा बताया जाता है अमित शाह ने ऐसे कंधे पर हाथ रख के बोला था आप इनको जिता दीजिए, ये मेरा वादा है कि इनको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। 2019 का वादा अभी पूरा हुआ। तो ये है कौशल किशोर की उपलब्धि। और आखिरी नाम हमारी इस लिस्ट में जो अंदर की बात हमने निकाली है वो है निशित प्रामाणिक। ये 35 साल के हैं, बंगाल से आते हैं। ये वो बंगाल है जहाँ पर ऐसी ज़बरदस्त छटनी हुई जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बहुत सारे लोग जैसे बाबुल सुप्रियो वगैरह जो हैं वो कुछ कर नहीं पाए, गए थे चुनाव लड़ने, वो भी हार गए। उस चक्कर में उनका मंत्रालय भी चला गया। ये सब स्थिति है बाबुल सुप्रियो की। रीशफल में ये था कि बंगाल से नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जो योग्य हों उनको मौका दिया जाएगा। तो ये तो जानकारी है जो आपको पता है। अब आपको बताते हैं वो जानकारी जो आपको शायद कम पता होगी। ये ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, हमें मालूम है। प्रामाणिक जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम यानी कि गृह मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री, तीसरे गृह राज्य मंत्री यानी कि अमित शाह के साथ काम करेंगे। क्या ये इसलिए लाए गए हैं गृह मंत्रालय में कि ये बंगाल को आप जानते हैं, बंगाल और केंद्र का ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है, ये तो आप सबको पता ही है। ऐसे में केंद्र के गृह मंत्रालय में एक ऐसे आदमी का होना जो कि पूरा एक मंत्रालय संभाल रहा हो और बंगाल से हो, क्या ये बंगाल पर स्पेशल फोकस है कि लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल फोकस? ये सोचने की बात है। तो इतनी जानकारी हम लोगों को हासिल हुई है कि जो मंत्री बदले हैं या जो हटे हैं उनके बारे में आप जो जानते हैं, और क्या शायद असली कारण या अंदर की बात हो सकती है। मैं सब कुछ जानने का या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अपने आप को क्रेडिट नहीं देता हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी भी गलत हो, या हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन अब तक जो पता चला है वो ये है। आप क्या मानते हैं वो आप बताइए।
और अगर आपको कुछ ऐड करना है जो आपको लगता है कि सही में कारण हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी ज़रूर। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।